एक व्यक्ति रजिस्टर लिए बैठा रहता है, आपकी पीड़ा को सुनता है और आपके द्वारा लिखवाता है और कहता है कि जब आपकी ये पीड़ा ख़त्म हो जाए हम बुद्ध भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप आकर के इसको कटवा देना। तो शिकायतें लिखवाने वालों का, दर्द लिखवाने वालों का भी एक दल है और शिकायतें कटवाने वालों का भी एक दल है। तो ईश्वर में आस्था वहाँ भी है। इतने कड़े पहरे के बाद भी यदि वहाँ भारत की तरह लोकतंत्र हो तो मुझे लगता है भारत से ज़्यादा धार्मिक और मौलिक परंपराओं में जीने वाले समाज हैं चीन। मंगोलिया कम नहीं है, वियतनाम, बोरोबुद्ध मंदिर। निश्चित तौर पर उस काल में हमने दबावपूर्वक विस्तार नहीं किया, हमारी विचार श्रृंखला ने इन राष्ट्रों को प्रभावित किया और वहां का जनमानस इसको सीखे, इसके लिए हमने कोई यातनाएं नहीं दी, उन पर दबाव नहीं डाला, उन पर कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया। आज भी भारत ने इन सभी देशों में वैचारिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रभाव होने के बावजूद भी कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं की, जैसा चीन में प्रायः देखने को मिलता है। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी संस्कृति में इतनी ऊर्जा है, हमारे चिंतन और हमारे वांग में और हमारे दर्शन में इतनी ताकत है कि शताब्दियों तक, 1000 वर्षों तक पतन होने के बावजूद भी जानबूझ करके नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के बावजूद भी हमारे इस संचित ज्ञान को वो दबा नहीं पाए और आज उभर करके ये ज्ञान सामने आता है। चाहे आप योग लें, प्राकृतिक चिकित्सा लें, आयुर्वेद लें, पतंजलि के योग सूत्र लें, बाबा नागार्जुन का रसायन शास्त्र लें, आर्यभट्ट लें, किस किस को आप याद करेंगे? हम उनमें यदि एक कदम भी हमने रख लिया तो पीछे हटने की बात छोड़िए, हम उसमें अंदर जाते जाएंगे और यदि हमारा चित्त उस प्रकार से है तो हम उसमें संसार का सारा सुख आनंद प्राप्त करेंगे। यह भारतीय दर्शन और भारतीय जो संस्कृति है उसकी विशेषता है। ये लालित्य है, यह उसका आकर्षण है, वह चुम्बक है। जो एक बार संपर्क में आया वह छूट कर जाता नहीं है और इसीलिए दुनिया के देश भारत का विरोध करते हैं कि कहीं गलती से भी भारतीय दर्शन चिंतन के संपर्क में आ गए तो आप सब भूल जाएंगे। आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में पूरी लहर चल रही है। सब लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत की सड़कें और बिल्डिंग को नहीं जानना चाहते, भारत के योग को जानना चाहते हैं, पतंजलि को जानना चाहते हैं, हमारे सूत्रों को जानना चाहते हैं, हमारे उपनिषदों में और पुराणों में क्या लिखा है इसको जानना चाहते हैं। या हमने फोर्सफुली वहाँ कोई अपना राजदूतावास नहीं खोल रखा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको ये देंगे, नहीं, स्वेच्छा से। भगवान कृष्ण के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको देखिएगा आप, राधे आंदोलन को देखिएगा, योग की जो क्लासेस चल रहे हैं उनको देखिएगा। हम इसको कैसे भूल सकते हैं? और यह एक सब सहज प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसलिए हजारों वर्षों से हमारी मान्यताएं अक्षुण्ण हैं और कभी भी वो समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक पृथ्वी और सूर्य है तब तक हमारी ये चिंतन, हमारी ये विचार, हमारी ये धारणाएं जीवित रहेंगी और पूरी मानवता को दिशा देती रहेंगी। हाँ रितु जी। सर एक जो अभी इसके पहले चर्चा हो रही थी भाषा को लेकर के,
तो हिंदी पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य तो नहीं हो सकती है, लेकिन क्या संस्कृत को एक विकल्प के रूप में इस निमित्त देखा जा सकता है क्या कि उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए तो शायद ये कहीं संभव हो सकता हो, क्योंकि देखते हैं कि दक्षिण के प्रांतों में थोड़ी सी सर्वमान्यता है इस भाषा को लेकर के। देखिए क्या है कि भाषा और साहित्य और बोली ये अलग अलग चीज़ें हैं। बोली के रूप में तो हिंदी हर जगह बोली जाती है, लेकिन वो साहित्य नहीं है, और जो साहित्य है उसे आम जनता बोलता नहीं। ठीक है ना। आप पाली प्राकृत संस्कृत ये जो युति थी, पाली क्यों खत्म हुई, प्राकृत क्यों नष्ट हो गई, संस्कृत के जानने वालों की संख्या कम क्यों हुई, और अब तो मूलतः हिंदी जानने वालों की भी संख्या कम हो रही है, लोकल बोली की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो समाज, आज का समाज इतना सरल तरीके से प्रवाहित होना चाहता है कि वो किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता। यदि आप अपने भाषण में कुछ अच्छे कटु उत्कृष्ट कोटि के साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करें तो एक चर्चा का विषय बन जाता है कि ये इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और ये तो ऐसी भाषा बोलता है। हमारे बड़े बड़े विद्वान भी कहने लगे कि भाई ऐसी भाषा बोलो जो आम आदमी समझ ले, वो फिर भाषा नहीं रहती। ऐसा साहित्य का सृजन करो कि आपकी बात आम आदमी समझ ले। तो आप सोच रहे हैं कैसा साहित्य सृजित हो रहा है। अब आम आदमी को समझाने के लिए जब वांग्मय और साहित्य होने लगा, भाई साहित्य तो साहित्य के तरीके से लिखे, उसकी आप मीमांसा कर लीजिएगा किसी भी भाषा में, लेकिन साहित्य लेखन में आप जब इन चीज़ों को लाएंगे तो साहित्य कैसा होगा, साहित्य का स्वरूप कैसा होगा। समाचार पत्र सबसे सशक्त माध्यम है भाषा को वितरित करने का। आप किसी भी समाचार पत्र की जो लैंग्वेज है और आज से 20 साल पहले जो एडिटोरियल लिखे जाते थे उनकी भाषा, उनको तुलनात्मक रूप से देख लीजिएगा, कितना अंतर है। लगभग 80-90% हम दूध में पानी मिला चुके हैं। पहले जो संपादकीय होता था उसको पढ़ने में 2 घंटे लगते थे, अब आप 2 मिनट में नीचे से ऊपर तक स्क्रीन करते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। न भाषा की दृष्टि से है, न विचार की दृष्टि से है, न चिंतन की दृष्टि से है, न भविष्य की इसमें कोई दृष्टि है, बकवास। लेकिन आप जब धर्मवीर भारती के उपन्यासों को देखें, प्रेमचंद के उपन्यासों को देखें, आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ें। ये साहित्य और ये भाषा है, हमें उस पर अडिग होना चाहिए। भाई बच्चे को बैलगाड़ी, छोटी छोटी गाड़ी, हमारे यहाँ हमारे इलाके में एक गाड़ी होती है, उसमें पहिए लगा देते हैं, वो लकड़ी की बनती है, वो बाज़ार में सस्ती मिल जाती है। बच्चा जब खड़ा होकर के चलना चाहता है तो उसको पकड़ा देते हैं कि चल। अब उसको कभी ना कभी तो हटाना पड़ेगा ना आपको, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो ये स्थिति भाषा की है। जब भाषा खड़ी हो गई तो बैसाखियों को हटाओ। अब हम उसको और हल्की से हल्की, हल्की से हल्की, हल्की से हल्की बन रहे हैं, और एक पेपर में कम से कम 40% अंग्रेजी के शब्द हैं और 40% अपने लोकल बोलचाल के शब्द हैं।
5 या 10% साहित्य है। तो ये एक नया विमर्श का विषय है, और शिक्षक होने के नाते अपन लोग सुन भी अच्छे लंबे समय तक लेते हैं और विमर्श भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई संकोच नहीं है। एक बार अटल जी से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा गुण क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा होना यानी श्रोता होना सबसे अच्छी बात है। आप अंदर कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आप कुर्सी पर बैठे आंखें से आंखें मिला करके वक्ता को देख रहे हैं, तो वक्ता में उत्साह आने लगता है, ठीक है। और आप बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, आंखें बंद करके, गर्दन नीचे करके, तो वक्ता कहता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये श्रोता वक्ता के संबंधों की तरह भाषा नहीं चलेगी, नहीं, जो है उसी लाइन पे चलना पड़ेगा, तब तो जाकर के कुछ होगा। चलिए और बताइए। ओके ओके, Yes, any other questions? Otherwise, we will wind up the session. हाँ, एक और बात मैं बताना चाह रहा था सर। ये जो भाषा पे तो एक बात हुई है, ये भी मैंने कहना है कि अगर जिस देश की अपनी भाषा नहीं है वो देश गूंगा है, और अगर देश गूंगा है तो देश को सुना नहीं जा सकता, देश के बारे में बोला नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, जो कि शिक्षा का एक तरह से पर्याय ये जीविकोपार्जन के तौर तरीके हो गए। ये जो पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मैं थोड़ा डेसिफर करना चाह रहा था, तो कुछ हद तक ये बदलाव की कोशिश तो है, लेकिन उसी धुरी के अंतर्गत है जहां जीविका प्रधान रूप से सामने रखा गया है, जबकि जीवन का समावेश होना शिक्षण संस्थान में, शिक्षण पद्धति में बहुत आवश्यक है। तो ये जीवन और जीविका दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहे, तभी जो भारत का दर्शन है वो आगे संरक्षित रह पाएगा और भारत में भी विकसित हो पाएगा। हम अपने इस धरोहर को आने वाले जनरेशन को दे पाएंगे। ये हमारे लिए एक कर्ज है। इस कर्ज को कैसे अच्छे तरीके से निभाया जाए ताकि हम अपने जनरेशन को अपने धरोहर, अपनी थाती हैंड ओवर कर सके। इस पर थोड़ा सा सर आपके विचार चाहिए। मैं कुमार जी इतना कहना चाहूँगा कि जीविकोपार्जन अलग विषय है और शिक्षा अलग विषय है। ये सब गड़बड़ हुआ है तब से, जब से हमने सिलेबस पैसे कमाने के लिए बनाए हैं, ज्ञान से हम अलग हो गए। आप पुराना समाज देखिएगा, उसमें जीविकोपार्जन के जो परंपरागत साधन थे, कृषि आधारित अथवा जो कुम्हार है, जो अपने मोची थे, जो अपने किवाड़ का काम करने वाले थे, खुदाई का काम करने वाले थे, खेतों में काम करने वाले थे, वह एक वर्ग अलग था। और किसी भी आश्रम में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का वर्ग अलग था। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसको संश्लेषण करते हुए समाज में लागू करना एक अलग विषय था। अब हम ज्ञान सिर्फ नौकरी के लिए पाते हैं, उसका जो हमें वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसके कारण दोनों चीजें मिल गई। कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान और कम से कम ज्ञान में अधिक से अधिक बड़ी नौकरी प्राप्त करने की जो लालसा है, वो आज के पाठ्यक्रमों में झांकती हुई नजर आती है। तो इस दृष्टि से कुमार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमें नए नए अनुसंधान और अनुप्रयोगों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान में
ध्यान में रखना चाहिए। हेलो हेलो सर, मैं महाराष्ट्र से गोपाल बात कर रहा हूँ। जी गोपाल जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही? फाइन, सो नाइस। सर, मेरा कहना है कि भारत में ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव चल रहा है और चलता रहा है। ये कैसा रोका जा सकता है? जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में अंग्रेजी से बचाव करके अपने देश का हर तरह से विकास किया हुआ है। देखिए, अंग्रेजी जानने वाले हिंदुस्तान में बहुत नहीं है। 10% से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा पर नियंत्रण रखने वाले नहीं मिलेंगे, और वे भाषाई एकाधिकार और भाषाई साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं कि इससे बड़ी और अच्छी भाषा कोई नहीं है। उसका मूल कारण ये भी है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसमें हम अपने विचार रखेंगे तो पूरी दुनिया में पहुंचते हैं, और ये लालसा सभी की रहती है। आपने जापान, कोरिया, चाइना, इनका उदाहरण लिया। यहाँ पर बहुत आरंभ से ही बच्चे को अन्य भाषाओं का एक्सपोजर नहीं होता है, और इसलिए इन देशों में ये भाषाएं सुदृढ़ हैं, उनके अनुसंधान उसी में होते हैं। विश्व में जो विषयों में अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं उनका वो तुरंत अनुवाद करते हैं, और ज्ञान से विद्यार्थी को, शोधार्थी को वंचित नहीं होने देते हैं। जो जिस भाषा में जो राष्ट्र खड़ा है, विश्व का समस्त ज्ञान उसी भाषा में अनुवादित रूप से उन्हें मिलता रहता है। हमारे भी प्रयास हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने अपनी स्थानीय भाषाओं में, महाराष्ट्र में ही ले लीजिएगा तो मराठी में भी संस्कृत वाङ्मय का और अन्य पुस्तकों का, विज्ञान की पुस्तकों का बहुत अनुवाद हुआ है। वहाँ तो अधिकांश लोग मराठी में पढ़ते हैं, लेकिन यूरोप के ज्ञान विज्ञान की बातें भी मराठी में पढ़ते हैं, तो अनुवाद तो हुआ। हाँ, उसकी गति धीमी है, उसकी गुणवत्ता में कमी है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं, और ये काम टीचर ही कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता। और टीचर को जिस प्रकार का सहयोग और सपोर्ट चाहिए, शासन स्तर पर भी चाहिए और समाज के स्तर पर भी चाहिए। समाज तो चाहता है, मेरा आशय ये नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन इसमें और फिर से नई गति देने की आवश्यकता है। For vote of thanks, please. नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। Myself, Dr. Shanat Kumar Adhikari, Assistant Professor of History from Sri Agrawal Mahavidyalaya, West Bengal. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks to Professor Ramdev Bharadwaj sir on behalf of CPDHE, Delhi University and all the participants. I would like to thank you sir for your excellent lecture on Bharat or Indonesia. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting and splendid facts. Thank you, sir. Namaskar. Thank you.